गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन सर्जिकल रिहैबिलिटेशन। ये हम हेमेटोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं कि फिजियोथेरेपी इन सर्जिकल रिहैबिलिटेशन की सर्जिकल रिहैबिलिटेशन में क्या रोल होता है फिजियोथेरेपी का। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आपको बताऊं हेमेटोलॉजी क्या होती है। हेमेटोलॉजी ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन और ब्लड डिसऑर्डर का इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। कुछ हेमेटोलॉजिकल कंडीशन में पेशेंट को सर्जरी या मेजर इन्वेसिव प्रोसीजर की ज़रूरत होती है। ठीक है। सर्जरी के बाद पेशेंट में पेन, वीकनेस, फटीग, रिड्यूस मोबिलिटी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, मसल वास्टिंग और फंक्शनल लिमिटेशन डेवलप हो सकती हैं। ठीक है। क्या क्या हो सकती हैं? सर्जरी के बाद पेशेंट में वीकनेस, फटीग, रिड्यूस मोबिलिटी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, मसल वास्टिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है। तो यहाँ फिजियोथेरेपी का रोल होता है सेफ रिकवरी को प्रमोट करना। क्या होता है, जब वो पेशेंट रिकवरी कर रहा होता है तो सेफ रिकवरी को प्रमोट करना। ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना, मोबिलिटी और मसल स्ट्रेंथ मेंटेन और रिस्टोर करना, रेस्पिरेटरी फंक्शन इम्प्रूव करना, पेशेंट को डेली एक्टिविटीज़ में वापस लाना, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी इम्प्रूव करना। ठीक है। तो ये हम हेमेटोलॉजी में इतना हम पढ़ते हैं। ठीक है। अभी देखते हैं हेमेटोलॉजिकल कंडीशन एंड सर्जिकल प्रोसीजर दिया हुआ है जैसा आपका हेमेटोलॉजिकल कंडीशन एंड कॉमन रिक्वायरिंग सर्जरी। जैसे पहला हमारा दिया हुआ है थैलासेमिया मेजर। इसमें ये सेलेक्टेड केस में स्प्लेनेक्टोमी की जाती है। ठीक है। सेलेक्टेड केसेस में स्प्लेनेक्टोमी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अर्ली मोबिलाइजेशन, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, ग्रेजुअल स्ट्रेंथनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग, इन सब में फिजियोथेरेपी का रोल होता है। पोस्ट ऑपरेटिव जब फिजियोथेरेपी में बता रही हूँ, जब सर्जरी हो गई, थैलासेमिया की सर्जरी, स्प्लेनेक्टमी हो गई, थैलासेमिया था पेशेंट को और अब उसकी सर्जरी हो गई, उसके बाद हम उसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे, अर्ली मोबिलाइजेशन और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाएंगे और ग्रेजुअल स्ट्रेंथनिंग, धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ाएंगे। ठीक है। और फंक्शनल ट्रेनिंग भी उसको करवाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ITP, इम्यून, एक मिनट। ITP में इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा। ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा, इसमें क्या होता है, ये ITP की फुल फॉर्म है। सीवियर सेलेक्टेड केसेस में स्प्लेनेक्टमी कंसीडर्ड की जाती है। इसमें भी क्या की जाती है, सीवियर केसेस में स्प्लेनेक्टमी कंसीडर्ड की जाती है। ठीक है। मेन कंसर्न लो प्लेटलेट काउंट एंड ब्लीडिंग रिस्क इसमें होता है। फिजियोथेरेपी केयरफुली और मेडिकली गाइडेड होनी चाहिए। फिजियोथेरेपी कैसी होनी चाहिए, केयरफुली होनी चाहिए और मेडिकली गाइडेड होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा ट्रीटमेंट के दौरान सेंट्रल वेनस कैथेटर और पोर्ट प्लेसमेंट और सेलेक्टेड केसेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जैसे प्रोसीजर होते हैं। क्या होते हैं इसमें, कैथेटर, पोर्ट प्लेसमेंट और सेलेक्टेड केसेस में बोन ट्रांसप्लांटेशन जैसे प्रोसीजर्स इसमें किए जाते हैं। किसमें, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा में। ठीक है। और इसमें मेन रिहैबिलिटेशन कंसर्न किसमें होता है, फटीग, वीकनेस, रिड्यूस एक्सरसाइज टॉलरेंस और इन्फेक्शन रिस्क। ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया में क्या है कि सीवियर एनीमिया में पेशेंट को फटीग, वीकनेस और रिड्यूस्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस होती है। तो एक्सरसाइज लो इंटेंसिटी से स्टार्ट करके ग्रेजुअली प्रोग्रेस की जाती है। इसमें एक्सरसाइजेस दी जाती हैं लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट की जाती है, तब जाके प्रॉपर प्रोग्रेस इसमें होती है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रिपीटेड ब्लीडिंग, स्पेशली जॉइंट में और जॉइंट स्टिफनेस होती है, पेन और मसल वीकनेस हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रिहैबिलिटेशन का फोकस किस पे होता है? जॉइंट प्रोटेक्शन पे, कंट्रोल स्ट्रेंथनिंग पे और सेफ मोबिलिटी पे और फंक्शनल ट्रेनिंग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सिकल सेल डिजीज़ेस। सिकल सेल डिजीज़ेस क्या होती हैं? पेन एपिसोड्स और फटीग के कारण फिज़िकल एक्टिविटी डिफ़िकल्ट हो सकती है। इसमें क्या होता है कि पेन बार बार आते हैं, पेन के कई सारे एपिसोड्स आ जाते हैं, फिर फटीग के कारण और फिज़िकल एक्टिविटी डिफ़िकल्टी के कारण इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो फिज़ियोथेरेपी में एनर्जी कंजर्वेशन और ग्रेजुअल एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन और फंक्शनल ट्रेनिंग की नीड होती है। नेक्स्ट है आपका प्री ऑपरेटिव, दिया हुआ है इमेज में आपको दिख रहा होगा, प्री ऑपरेटिव फिज़ियोथेरेपी। ठीक है, प्री ऑपरेटिव फिज़ियोथेरेपी में क्या है? सर्जरी से पहले फिज़ियोथेरेपिस्ट पेशेंट की बेस लाइन कंडीशन असेस करता है। जैसे असेसमेंट में क्या क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट, WBC वैन क्लिनिकली रेलिवेंट और कोगुलेशन प्रोफाइल, मसल स्ट्रेंथ, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, फंक्शनल मोबिलिटी और एक्सरसाइज टॉलरेंस, रेस्पिरेटरी स्टेटस और फटीग लेवल। पेशेंट एजुकेशन आता है लास्ट में। नेक्स्ट है पेशेंट एजुकेशन। तो पेशेंट को सर्जरी के बाद का बेसिक एक्टिविटीज़ पहले से समझाई जाती है। ठीक है, पेशेंट को क्या किया जाता है? सर्जरी के बाद की बेसिक एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ उसको समझाई जाती हैं। डीप ब्रीदिंग, जैसे सर्जरी हो गई, सर्जरी होने के बाद उसे बोलेंगे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, एंकल पंप एक्सरसाइज करना है, बेड मोबिलिटी, सिटिंग, एक ही तरफ नहीं बैठे रहना या फिर एक ही तरफ नहीं लेटे रहना है या फिर खड़े नहीं रहना ज़्यादा देर तक। ठीक है, वॉकिंग नहीं करनी। इस तरीके की कुछ हम उन्हें एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ बताएंगे कि क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है सर्जरी के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन में क्या दिया हुआ है? अगर पेशेंट मेडिकली स्टेबल है तो सर्जरी से पहले सूटेबल एक्सरसाइज प्रोग्राम दिए जाते हैं। सर्जरी से पहले क्या दिए जाते हैं? सूटेबल एक्सरसाइज प्रोग्राम दिए जाते हैं और इनका एम क्या होता है? स्टेमिना, मसल्स स्ट्रेंथ और रेस्पिरेटरी फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करना या फिर प्रिपेयर करना। नेक्स्ट है इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी में क्या है कि ये रहा आपका रोल ऑफ फिजियोथेरेपी वाला। ठीक है, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव फेजेस फिजियोथेरेपी। तो इसमें रेस्पिरेटरी केयर दिया हुआ है। सर्जरी के बाद रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क होता है। फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन डीप ब्रीदिंग करवाते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। ठीक है, इंसेंटिव स्पायरोमीटर इफ़ प्रिस्क्राइब्ड। इंसेंटिव स्पायरोमीटर जब रिक्वायर्ड हो या फिर जब प्रिस्क्राइब्ड हो तब करवाई जाती है। एयरवे क्लियरेंस, ठीक है, और टेक्निक्स व्हेन इंडिकेटेड। ठीक है, जब एयरवे क्लियरेंस नहीं हो तब उसमें एयरवे क्लियरेंस टेक्निक्स यूज़ की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? लंग एक्सपेंशन मेंटेन करने में, लंग एक्सपेंशन मेंटेन करने में हेल्प करता है। सिक्रेशन क्लियरेंस में हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क रिड्यूस करता है। नेक्स्ट आता है आपका अर्ली मोबिलाइजेशन। पेशेंट की मेडिकल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, बेड मोबिलिटी, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग।
ठीक है, ये सब ग्रेजुअली की जाती है। और इनके बेनिफिट्स क्या हैं? डिसकंडीशनिंग रिड्यूस करना, ठीक है, डीकंडीशनिंग रिड्यूस करना, फंक्शनल इंडिपेंडेंस इम्प्रूव करना और प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट के इफ़ेक्ट को रिड्यूस करना, ठीक है। अर्ली मोबिलाइजेशन का मतलब होता है इमीडिएट वॉकिंग नहीं करनी है, ठीक है। पेशेंट की मेडिकल कंडीशन और सर्जिकल प्रिकॉशंस पहले चेक करनी है, तभी हम कुछ प्रोवाइड करेंगे उन्हें, कोई एक्सरसाइज कोई एक्टिविटीज़ उन्हें करने को कहेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सर्कुलेशन एंड डीवीटी प्रिवेंशन। प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट से वेनस सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, ठीक है। मेडिकली अप्रोप्रिएट पेशेंट में एंकल पंप एक्सरसाइज, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, अर्ली मोबिलाइजेशन यूज़ किए जाते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट होता है हेमाटोलॉजी पेशेंट में ब्लीडिंग रिस्क और थ्रोम्बोसिस रिस्क दोनों को कंसिडर्ड किया जाता है और ये ज़रूरी भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट में दिया हुआ है आपका सर्जरी के बाद पेन मूवमेंट को लिमिटेड कर देता है। फिजियोथेरेपी अप्रोचेस इसमें क्या क्या होते हैं? प्रॉपर पोजीशनिंग और जेंटल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, एप्रोप्रिएट थेराप्यूटिक मोडालिटीज़ इफ़ सेफ, ठीक है। अगर सेफ़ है तो एप्रोप्रिएट थेराप्यूटिक मोडालिटीज़ दी जाती हैं। नेक्स्ट है इसके प्रिकॉशन, स्लो प्लेटलेट काउंट या हाई ब्लीडिंग रिस्क में डीप प्रेशर, अग्रेसिव मसाज और हाई इम्पैक्ट टेक्निक्स अवॉइड की जाती हैं। नेक्स्ट है इसमें एडीमा मैनेजमेंट। एडीमा मैनेजमेंट में क्या है? पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग एडीमा मोबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। अप्रोप्रिएट केसेस में लिम्ब एलिवेशन, पोजीशनिंग, जेंटल एक्टिव मूवमेंट की जाती हैं, यूज़ किए जाते हैं। इसमें मैनुअल थेरेपी कंप्रेशन पेशेंट की मेडिकल कंडीशन और सर्जिकल स्टेटस के अकॉर्डिंग यूज़ करनी चाहिए। इसमें क्या होता है? मैनुअल थेरेपी और कंप्रेशन पेशेंट के मेडिकल कंडीशन और सर्जिकल स्टेटस के अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट एजुकेशन। अब हम पेशेंट को क्या क्या एजुकेशन देंगे? तो थेरेपिस्ट पेशेंट को एजुकेट करते हैं सेफ़ मोबिलिटी, ठीक है, जैसे होम एक्सरसाइज प्रोग्राम के लिए, ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और एनर्जी कंजर्वेशन, ग्रेजुअल एक्टिविटी प्रोग्रेशन और पोस्ट ऑपरेटिव प्रिकॉशंस। पेशेंट को अनयूजुअल ब्लीडिंग, फीवर, एक्सेसिव स्वेलिंग, सीवियर वीकनेस या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी जैसे वार्निंग साइन रिपोर्ट करने के बारे में भी एजुकेट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लेट पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ रिकवरी एंड फंक्शनल रिहैबिलिटेशन। इसमें दिया हुआ है अक्यूट पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ के बाद रिहैबिलिटेशन का मेन गोल होता है स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, मोबिलिटी, फंक्शन, इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये सब होता है इसमें, इसका एम होता है, एक तरीके से मान सकते हैं हम। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। तो स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग, फंक्शनल स्ट्रेंथनिंग, एरोबिक कंडीशन एज टोलरेटेड, ठीक है, जितनी पेशेंट टोलरेट कर पा रहा है उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इसमें एरोबिक कंडीशन एज टोलरेट इंट्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जॉइंट मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज इसमें की जाती हैं, जेंटल स्ट्रेचिंग की जाती है, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस और पोस्चरल करेक्शंस इसमें किए जाते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल ट्रेनिंग। फंक्शनल ट्रेनिंग पेशेंट को डेली एक्टिविटीज़ के लिए ट्रेन की जाती है, जैसे बेड मोबिलिटी, ठीक है, सिट टू स्टैंड, ट्रांसफ़र ट्रेनिंग, गेट ट्रेनिंग, बैलेंस ट्रेनिंग और स्टेयर ट्रेनिंग, एडीएल ट्रेनिंग, ठीक है, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में ये सब ट्रेनिंग इसमें फंक्शनल ट्रेनिंग में करवाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका फटीग मैनेजमेंट।
फटीग मैनेजमेंट में है, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में फटीग कॉमन रिहैबिलिटेशन प्रॉब्लम होती है। मैनेजमेंट एक्टिविटी पेसिंग और ग्रेडेड एक्सरसाइजेस, एडिक्वेट रेस्ट, वर्क रेस्ट साइकिल, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन। पेशेंट को एक ही बार में एक्सरसाइज एक्टिविटी करने के बजाय एक्टिविटीज़ को स्मॉल सेशन में डिवाइड करना चाहिए, ठीक है, या फिर सिखाना है उन्हें। जैसे पेशेंट सोचते हैं कि हम एक ही बार में सारे एक्सरसाइजेस कर लें, है ना, हम एक ही बार में स्ट्रॉन्ग बन जाएं, तो ऐसा नहीं होता। उन्हें ग्रेजुअली धीरे धीरे एक एक एक्सरसाइजेस बतानी है और कितना कितना उनका ड्यूरेशन रहने वाला है ये सब उन्हें बताना है। उनके क्या क्या बेनिफिट्स धीरे धीरे मिलेंगे। अब जैसे कोई मेडिसिन है, जैसे फ़ीवर की मेडिसिन है, ठीक है, या फिर हेडेक हो रहा है, अब आप सोचें कि हम इसको एकदम से खा लें और एकदम से ठीक हो जाएं, 1 मिनट के अंदर हम ठीक हो जाएं, तो मेडिसिन भी अपना धीरे धीरे ही असर दिखाएगी ना, चाहे फ़ीवर हो चाहे हेडेक हो, मेडिसिन अपना धीरे धीरे असर दिखाएगी, तभी आप ठीक होंगे। अब आप सोचें कि नहीं हम एक बार में खा ले रहे हैं और ठीक हो जाएंगे, हमें इतनी सारी प्रॉब्लम है, हेडेक हो रहा है, फ़ीवर हो रहा है, हम सारी मेडिसिन एक ही टाइम पे खा के एक ही बार में 1 मिनट के अंदर ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे ही आप ठीक होगे, मेडिसिन का असर भी धीरे धीरे ही होता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट में क्या हुआ है आपके, लॉन्ग टर्म हेमेटोलॉजिकल डिजीज़ सर्जरी और हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट की साइकोलॉजिकल वेलबींग को अफेक्ट करता है। देखो, अब जो लंबे समय तक के जो पेशेंट हॉस्पिटल में रहेंगे, उनकी सर्जरी हुई है, वो घर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो साइकोलॉजिकली भी वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। उन्हें ये लगेगा कि हम बहुत लंबे समय तक है, अब हम नहीं बचेंगे, या फिर कोई भी उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, वो साइकोलॉजिकली बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, पेशेंट को मोटिवेट करता है, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, पेशेंट को मोटिवेट करता है, रियलिस्टिक रिहैबिलिटेशन गोल सेट करता है और एक्सरसाइज पार्टिसिपेशन इनकरेज करता है। पेशेंट कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करेगा, ठीक है। और सिग्निफिकेंट एंजाइटी डिप्रेशन हो तो अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर प्रोफेशनल को भी इन्वॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रिटर्न टू एक्टिविटी। रिहैबिलिटेशन का फाइनल एम पेशेंट को ग्रेजुअली नॉर्मल लाइफ में रिटर्न करना है। इसमें इंक्लूड्स हो सकते हैं जैसे डेली एक्टिविटीज़, स्कूल कॉलेज एक्टिविटी, वर्क एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट वेयर मेडिकली अप्रोप्रिएटेड। देखो, इसमें क्या इसका एम होता है, पेशेंट को धीरे धीरे अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में वापस लेके जाना। अगर वो कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज जाएं नॉर्मली, अगर वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाएं नॉर्मली। अपनी जितनी भी डेली लाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो अपना खुद कर सकते हैं, ठीक है। उनमें इन्वॉल्व होना, सोशल एक्टिविटीज़ करना, और अगर नीड है तो स्पोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका डिसऑर्डर वाइज फिजियोथेरेपी कंसिडरेशन। डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग जो भी फिजियोथेरेपी है उसका कंसिडरेशन, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा जूम कर दिया है, अब आप लोगों को दिख सकता होगा। पहला दिया हुआ है अनीमिया। इसमें क्या है, फटीग एंड लो एक्सरसाइज, ठीक है। अनीमिया में क्या होता है, पेशेंट जल्दी फटीग हो जाता है, ठीक है, पेशेंट जल्दी फटीग हो जाता है, तो इसमें लो एक्सरसाइज टॉलरेंस, लो इंटेंसिटी से स्टार्ट ग्रेजुअल प्रोग्रेशन तक, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, लो एक्सरसाइजेस जितना वो टॉलरेट कर सके, ठीक है, और लो इंटेंसिटी से स्टार्ट ग्रेजुअल प्रोग्रेशन तक किया जाता है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हाई ब्लीडिंग का रिस्क इसमें होता है, और इसमें विगोरस एक्सरसाइज, डीप मसाज अवॉइड करना होता है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। जॉइंट मसल ब्लीडिंग इसका रिस्क इसमें होता है, तो इसमें जॉइंट प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल स्ट्रेंथनिंग इसमें करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया और लिम्फोमा में क्या होता है,
इसमें इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेट होता है। इन्फेक्शन कंट्रोल और लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज इसमें करवाई जाती हैं। नेक्स्ट है पोस्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। हाई इन्फेक्शन रिस्क और डीकंडीशन, स्ट्रिक्ट हाइजीन और ग्रेजुअल मोबिलाइजेशन। सिकल सेल डिजीज़ में क्या होता है, फटीग होता है और एनर्जी कंजर्वेशन होती है। ग्रेजुअल एक्सरसाइज एंड मेडिकल कोऑर्डिनेशन इसमें ज़रूरी होती है। देखो एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ, अगर एनीमिया है, ठीक है, अगर एनीमिया है तो इसमें फिजियोथेरेपिस्ट क्या क्या कंसिडरेशन इसमें रहने वाली है इसकी। तो देखो स्टार्ट लो मॉनिटर टू मतलब एक्सरसाइज कैसे स्टार्ट करेंगे, लो इंटेंसिटी से ग्रेजुअल प्रोग्रेशन तक उनका एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे जितना वो टोलरेट कर सकें। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होता है, इसमें हैवी ब्लीडिंग होती है, ठीक है, तो होने का रिस्क भी होता है। अवॉइड विगोरस मैनुअल थेरेपी, इसको अवॉइड करना है। डीप मसाज अवॉइड करना है एंड हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मॉनिटर फॉर पैची और ब्रूइसिंग ब्लीडिंग। इसमें हमेशा हमें क्या मॉनिटर करके रखना होता है, इसमें कहीं पैची तो नहीं पड़ रहा है, ब्रूइशिंग तो नहीं हो रहा, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ये सब हमें इसमें, क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है इसीलिए। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। प्रोटेक्ट जॉइंट फ्रॉम ब्लीड, जॉइंट को ब्लीड से मतलब ब्लीडिंग होने से क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। अवॉइड हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़, हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट को भी अवॉइड करना है एंड अग्रेसिव स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग ऑफ सराउंडिंग मसल्स, ठीक है, सराउंडिंग मसल्स में भी स्ट्रेचिंग अवॉइड करनी है। अप्रोप्रिएट एंड बैलेंस ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, जिसमें ल्यूकेमिया दिया हुआ है और लिम्फोमा में इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड। इन्फेक्शन कंट्रोल और मॉनिटर फॉर फटीग। स्टार्ट लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज इसमें की जाती है। ब्रीदिंग एंड पोस्चर एक्सरसाइज भी की जाती है। नेक्स्ट है पोस्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। पोस्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में वेरी हाई इन्फेक्शन रिस्क रहता है। स्ट्रिक्ट हाइजीन, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस इसमें होती हैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। अर्ली मोबिलाइजेशन, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन और मॉनिटर फॉर GVHD रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, ये सब इसमें मॉनिटर किए जाते हैं। सिकल सेल पेन क्राइसिस, ठीक है, इसमें पेन क्राइसिस होता है। एनर्जी कंजर्वेशन होती है। हाइड्रेशन, एजुकेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स इसमें की जाती हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अवॉइड एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है, ये सब था इसमें। नेक्स्ट है आपका प्रोसीजर फॉर फिजियोथेरेपिस्ट। तो प्रोसीजर फॉर फिजियोथेरेपिस्ट, ब्लड पैरामीटर्स इसमें चेक किए जाते हैं। दिया हुआ है चेक लेटेस्ट लैब वैल्यू, HB, प्लेटलेट, WBC, कोगुलेशन प्रोफाइल बिफोर ट्रीटमेंट। मतलब ट्रीटमेंट से पहले रेलिवेंट लेटेस्ट लेबोरेटरी मेडिकल इंफॉर्मेशन कंसिडर्ड करनी चाहिए। स्पेशली HB, प्लेटलेट, WBC, कोगुलेशन प्रोफाइल, ठीक है, और ब्लीडिंग रिस्क और डीप प्रेशर, अग्रेसिव मसाज, हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज, इंजरी प्रॉन एक्टिविटीज़, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लीडिंग साइन, ठीक है। ब्लीडिंग साइन में क्या है, मॉनिटर करें इसमें पैची, ब्रूइसिंग और हेमेटोमा, गम ब्लीडिंग तो नहीं है और अनयूजुअल ब्लीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या है, स्पेशली इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में हैंड हाइजीन और क्लीन इक्विपमेंट, अप्रोप्रिएट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस। नेक्स्ट है इसमें वाइटल मॉनिटरिंग में क्लिनिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉनिटर, जैसे पल्स सिचुएशन जिस अकॉर्डिंग है उसी अकॉर्डिंग हम वाइटल मॉनिटर करेंगे, जैसे पल्स, BP, SpO2, रेस्पिरेटरी रेट और टेम्परेचर मॉनिटर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है
मल्टीडिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन, तो फिजियोथेरेपिस्ट को कोऑर्डिनेशन करना चाहिए विद हेमेटोलॉजिस्ट, सर्जन और नर्सिंग स्टाफ। नेक्स्ट है आपका इसमें जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसको किस किस के साथ कोऑर्डिनेशन करके रखना चाहिए, हेमेटोलॉजिस्ट के साथ, सर्जन के साथ, नर्सिंग स्टाफ के साथ और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ उसे कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें बेनिफिट ऑफ फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन को इसमें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इम्प्रूव्स रेस्पिरेटरी फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और इन्हेंस मोबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस, तो मोबिलिटी और इंडिपेंडेंस को हम इन्हेंस कर सकते हैं। रिड्यूस फटीग, फटीग रिड्यूस होगा और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उनकी इम्प्रूव होगी। फैसिलिटेट सेफ रिटर्न टू डेली सोशल एंड ऑक्यूपेशनल रूल्स, मतलब वो धीरे धीरे अपनी जो भी डेली लाइफ रूटीन है उन सब में वो वापस आ सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव लॉन्ग टर्म आउटकम एंड सर्वाइवल इन हेमेटोलॉजिकल कंडीशन, मतलब वो लंबे समय तक अपने हेमेटोलॉजिकल कंडीशन से सर्वाइव कर सकते हैं, उसका आउटकम बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस, इसमें क्या है, हेमेटोलॉजिस्ट है ना, हेमेटोलॉजी पेशेंट की रिहैबिलिटेशन एक टीम अप्रोच होती है, जैसे हेल्थ केयर टीम, हेमेटोलॉजी से हेमेटोलॉजिस्ट, फिर सर्जन, फिर फिजियोथेरेपिस्ट, फिर नर्सिंग स्टाफ, फिर डाइटिशियन एंड देन साइकोलॉजिस्ट। हर प्रोफेशनल पेशेंट की रिकवरी में अपना स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। टीम वर्क का एम होता है, ये जितनी भी टीम मैंने आपको बताई, हेमेटोलॉजिकल कंडीशन है तो सर्जरी अगर नीड है तो सर्जरी होगी, फिर फिजियोथेरेपी होगी, फिर नर्सिंग स्टाफ उसको केयर प्रोवाइड करेगी, फिर उसके बाद डाइटिशियन, देन उसके बाद आएगा आपका साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। इसमें ये टीम वर्क, सेफ टीम ट्रीटमेंट, बेटर रिकवरी, इम्प्रूव फंक्शनल आउटकम, ये सब इसमें इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो क्लास हमने अब तक अपनी हेमेटोलॉजी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। हेमेटोलॉजी की हमने डेफिनेशन देखी, इंट्रोडक्शन देखा, क्या क्या होता है हेमेटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से, जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसका क्या रोल प्ले सर्जरी रिहैबिलिटेशन में उसका होता है, ठीक है, क्या रोल प्ले वो करता है। तो आज हम क्लास अपनी यहीं तक ही रखते हैं, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। और क्लास एंड करने से पहले आप लोगों के लिए एक नोटिस है, अगर आप लोग अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी कंप्लीट फ़ीस है आपकी 25,000, इसकी कंप्लीट फ़ीस कितनी है, 25,000। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, हम अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं।